गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को मनाया गया। 1 मई को कौन सा डे मनाया गया था? 1 मई को मनाया गया था महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात का कौन सा स्थापना दिवस? 63वां स्थापना दिवस। कौन सा? 63वां स्थापना दिवस मनाया गया था। और 1 मई को कौन सा डे मनाया गया? 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया था। इस दिवस की थीम क्या है? शेपिंग ए फ्यूचर। क्या है? शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। और विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? 2 मई को। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? 2 मई को। अब जो नए नए दिवस आए हैं उसको देख लेते हैं, नए दिवस की श्रृंखला को। तो 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है एक बार देख लेते हैं। जो भारत सरकार ने नए नए दिवस शुरू किए, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। भारत सरकार ने जो नए नए दिवस शुरू किए हैं, 15 दिसंबर को जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा के जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस। 7 अगस्त को विश्व भाला दिवस। विश्व भाला दिवस। 25 दिसंबर, ये भी पूछता है, 25 दिसंबर ये कौन सा? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस। 7 अक्टूबर ये पूछता है कौन? ये है विश्व कपास दिवस। कौन सा? विश्व कपास दिवस। विश्व कपास दिवस। ये महत्वपूर्ण दिवस है जो भारत सरकार ने शुरू किया है। और एक और आता है 26 दिसंबर को भारत सरकार ने शुरू किया है, ये है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस। तो हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। और प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो है, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। किस में है? अनुच्छेद 19 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 में है। और इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है ये भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? का हेडक्वार्टर ये है वियना। और वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ? वियना। और प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 में है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? 161वां। शीर्ष पे कौन सा देश है? नॉर्वे। दूसरे स्थान पे कौन सा है? आयरलैंड। तीसरा स्थान पे कौन सा है? डेनमार्क। पूछता है शीर्ष पे कौन सा देश है, भारत का रैंक क्या रहा? एग्जाम में पूछता है। 2022 में भारत का रैंक क्या रहा था? 150वां। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पहली बार कब जारी किया गया था? 2002 में। और कौन सी संस्था जारी करती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को? यह है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स
ये संस्था जारी करती है। और अन्य सूचकांकों के बारे में देख लेते हैं। पहले तो देखेंगे हमारे पड़ोसी किस नंबर पे हैं, तो पाकिस्तान 150वें नंबर पर है। 2023 में पाकिस्तान 150वें नंबर पे है। पाकिस्तान किस नंबर पे, तो 150 नंबर पे। पाकिस्तान किस नंबर पे है, 150वें नंबर पर। और चीन किस रैंक पे है, तो चीन 179वें रैंक पे है। 2023 में अन्य सूचकांक में भारत का रैंक क्या है देख लेते हैं। तो एशिया पावर इंडेक्स में कितना रैंक है, 4 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कितना है, ये 4 है, चौथे स्थान पे। विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है 2023 में, ये है 7। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, 8 है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, ये भी 8 है। और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक क्या है 2023 में, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, ये कितना है, 108 है। कितना, 108। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंक 13 है। और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, 108। और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक, विश्व खुशहाली सूचकांक में, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, 126 है। कितना है, 126। फिर से बोल रहे हैं, एशिया पावर इंडेक्स में चौथा है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा है, विश्व निवेश रिपोर्ट में 7वां है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 8वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंक 13 होगा, 13। और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, 108। और विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, यह है 126। कितना है, 126। इसमें 8 नहीं होगा। लिप्जिक बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है, यह है मारिया स्टेपानेवा। और इस पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। यह पुरस्कार यूरोप में मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए कब से दिया जा रहा है, 1994 से दिया जा रहा है। यह जर्मनी में सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। इसमें पुरस्कारों की राशि कितना है, 20,000 यूरो है। कितना, 20,000 यूरो। पूछेगा एग्जाम में कि लिप्जिक पुरस्कार 2023 किसने जीता, तो मारिया स्टेपानेवा ने। अब पुरस्कारों की देख लेते हैं कौन किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है देख लेते हैं। बुकर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बुकर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, 1969 से। मान बुकर पुरस्कार देख लेते हैं। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया जा रहा है कब से, 2004-5 से दिया जा रहा है। पहला दिया गया था एलिस मुनरो को। किसको, एलिस मुनरो को दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है 1985 से दिया जा रहा है। एक खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। किसको, खेल प्रशिक्षकों को। अर्जुन पुरस्कार देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार एक खिलाड़ियों को दिया जाता है जो उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। ये 1961 से एक खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको, खिलाड़ियों को। आगे देख लेते हैं भटनागर पुरस्कार एक किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसका, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण शुरू हुआ है, ओडिशा। अब ओडिशा के बारे में देख लेते हैं। ओडिशा के बारे में, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है भाई, ओडिशा के
ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है भी? ये है नवीन पटनायक। कौन? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गवर्नर गणेशी लाल। गणेशी लाल। यहाँ पे अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, सिमलीपाल वन्य अभयारण्य, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य, नंदनकानन वन्य अभयारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य। जीव अभयारण्य कहाँ है? ये है कहाँ पे? उड़ीसा में। अंशुपा आर्द्रभूमि कहाँ है? अंशुपा आर्द्रभूमि, अंशुपा आर्द्रभूमि कहाँ है? ये है कहाँ पे? उड़ीसा में। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है उड़ीसा में? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बना है? यह है राउरकेला में। कहाँ पे? राउरकेला में। उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? उड़ीसा में विधानसभा की सीटें 147। कितना है? 147। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें 21 है। और उड़ीसा का वह कौन ऐसा जिला है जहाँ पे मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा का वह जिला जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये कौन है? ये है केंद्रपाड़ा। कौन सा? केंद्रपाड़ा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट ये कहाँ है? ये है कटक। और कटक किस नदी के किनारे है? कटक जो है महानदी के किनारे है। कहाँ है? महानदी। मेड इन इंडिया 75 years ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? अमिताभ कांत, नीति आयोग के भूतपूर्व CEO हैं। देख लेते हैं इस पुस्तक में क्या है। यह पुस्तक भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद अपने पूर्व औपनिवेशिक स्वामी मतलब यूनाइटेड किंगडम का गुलाम था भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मतलब माइलस्टोन मील का पत्थर तक पहुंचने के साथ ये मेल खाती है। उसी पे एक पुस्तक लिखा है नीति आयोग के भूतपूर्व CEO अमिताभ कांत ने। मतलब जब हम जिसके गुलाम थे उसको पीछे छोड़कर हम वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। उसी पे एक पुस्तक है मेड इन इंडिया 75 years ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत की अन्य पुस्तकें कौन कौन सी है? ब्रांडिंग इंडिया एंड इनक्रेडिबल स्टोरी, ये है अमिताभ कांत की पुस्तक। दूसरा इनका महत्वपूर्ण पुस्तक है इनक्रेडिबल इंडिया 20। तो ये पुस्तक जो है एग्जाम में पूछते हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे, देख लेंगे और एग्जाम में आए तो इसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे इस क्वेश्चन का। महत्वपूर्ण पुस्तक आई है मेड इन इंडिया 75 years ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। इसके पुस्तक कौन है? अमिताभ कांत, नीति आयोग के भूतपूर्व CEO है। इसमें कहानी यही है कि वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है हम, और जिससे गुलाम थे उसको ही पीछे छोड़कर हम आगे निकल चुके हैं। विश्व चैंपियनशिप स्नूकर खिताब 2023 किसने जीता है? यह है लूका ब्रेसेल। और ये कहाँ के हैं? यह है बेल्जियम के। ये पूछा है क्वेश्चन, विश्व चैंपियनशिप स्नूकर खिताब 2023 किसने जीता? यह है लूका ब्रेसेल। और ये कहाँ के? बेल्जियम के। और स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या ये होती है कितना? 1 या 2 होती है। कितना? 1 या 2 होती है। कितना होती है? 1 या 2 होती है।
हाल ही में किस देश की टीम आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम बनी? यह है भारत। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? यह है कहाँ पे? दुबई में। कहाँ है? दुबई में आईसीसी का मुख्यालय है। और आईसीसी रैंकिंग में सबसे टेस्ट टीम कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर। ते बना है कौन सा देश का टीम बना है? ते भारत का बना है। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप होने जा रहा है, उससे पहले नंबर 1 रैंकिंग किस देश को दी गई है? तो ये भारत को दी गई है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के अनुसार सबसे इनोवेटिव राज्य, मतलब नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए, नवाचार को के प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है? तो है कर्नाटक। इसके बाद किसका स्थान आता है? दादरा नागर हवेली, दमन और दीव और तेलंगाना और तमिलनाडु का। तो इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सर्वे आती है, किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे है? कर्नाटक। अब कर्नाटक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कर्नाटक भटकल बंदरगाह बार बार एग्जाम में पूछता है। भटकल बंदरगाह कहाँ है? भटकल बंदरगाह कहाँ है? ये कहाँ है? यह कर्नाटक में है। कर्नाटक में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो स्वाभाविक सी बात है विधानसभा की चर्चा होगी ही होगी। तो विधानसभा की सीट कितनी है? 224। कितना है? 224। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? यह है बेंगलोर। और भारत की सिलिकॉन वैली किसको कही जाती है? भारत का सिलिकॉन वैली। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बेंगलुरु को। और भारत का बगीचा किसको कहा जाता है? भारत का बगीचा। भारत का बगीचा किसको कहा जाता है? ये बेंगलोर। अब बेंगलोर किस नदी के किनारे है? ये वृषभावती नदी किनारे है। किसका? वृषभावती। किस नदी के किनारे? वृषभावती नदी के किनारे है। हाल ही में एक वर्टिकल सॉफ्ट आधारित भूमिगत आयुध भंडार, क्या होगा? भंडार ढांचे का डिजाइन वैलिडेशन किया गया, वैलिडेशन परीक्षण किया गया। एक किसने किया है? डीआरडीओ ने। इसमें होगा क्या? अगर कोई भी फायर होता है, कोई भी आग लगता है, तो उसे कम से कम क्षति पहुंचे, इसके लिए इसका परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। मतलब कोई भी अटैक होता है, अगर ग्रेनेड से होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें कम से कम क्षति पहुंचे, इसका परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। और इसका भी अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। कौन? समीर बी कामत है। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। और डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होता है इसका पूर्ण रूप। क्या होता है? विकास संगठन। हाल ही में किस मंत्रालय ने विवाद से विश्वास, कौन सी योजना शुरू की गई है? विवाद से विश्वास 1S MSME को राहत योजना शुरू की है। यह है वित्त मंत्रालय। अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। कौन? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण है। इसमें इसका उद्देश्य क्या होगा? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को अवधि के लिए एक निश्चित अवधि, उद्यमों को एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित अवधि के लिए राहत क्या होता है? प्रदान करना। फिर से बोल रहे हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने विवाद से विश्वास 1 MSME को राहत योजना शुरू की है? मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक पहल शुरू की है। कौन सा है? विवाद से विश्वास। और किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो वित्त मंत्रालय ने शुरू किया है। और मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को एक निश्चित अवधि के लिए राहत प्रदान करने का लोन दिया जाएगा, एक निश्चित अवधि के लिए। उसके अनुसार भरपाई किया जाएगा, उसको क्या कहता है? भरपाई किया जाएगा उसको। और कौन कौन से अभी अभियान शुरू किए गए उसके बारे में देख लेते हैं। बढ़े चलो अभियान ये शुरू किया है संस्कृति मंत्रालय ने। पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है?
तो ये शिक्षा मंत्रालय ने। और हर घर ध्यान अभियान किसने शुरू किया है? ये संस्कृति मंत्रालय ने। और डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान किसने शुरू किया है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। और किसी भी करंट में 5-6 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप लोग देखें। जैसे इंडेक्स तो हर एग्जाम में पूछता है, दिवस एग्जाम में पूछता है, पुरस्कार पूछता है और रैंकिंग पूछता है, खेल से संबंधित होते हैं, यही करंट का क्वेश्चन होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। नियुक्ति होती है, तो ये सब क्वेश्चन पर नज़र बनाए रखें। अगर जहाँ कमी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आप हमारी कमियों को लिखेंगे तो हमें अच्छा बल मिलेगा। और लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू।